नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। बीजेपी कैंडिडेट की इस लिस्ट में 195 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। बीजेपी के लोकसभा उम्मीदवारों की पहली सूची में सभी जातियों और वर्गों को प्रतिनिधित्व दिया गया है। सोशल इंजीनियरिंग से इधर बीजेपी कैंडिडेट की पहली लिस्ट में महिलाओं, युवाओं के प्रतिनिधित्व को भी जगह दी गई है। सूची में भोजपुरी स्टार्स के साथ नए चेहरों की भी चुनावी मैदान में इनको भी उतार किया है और ऐसे में इस लिस्ट में 34 केंद्रीय मंत्रियों और 3 मुख्यमंत्रियों को भी टिकट दी गई है। बता दें, बीजेपी की पहली लिस्ट में अनुसूचित जाति के 30 और अनुसूचित जनजाति के 20 नेताओं को जगह मिली है। इस लिस्ट में एक क्रिश्चियन, एक मुस्लिम प्रत्याशी शामिल है। बीजेपी की सूची में 28 महिला उम्मीदवारों को टिकट दी गई है। बीजेपी की इस कैंडिडेट लिस्ट में उत्तर प्रदेश के 51, मध्य प्रदेश के 24, पश्चिम बंगाल के 20, गुजरात राजस्थान के 15-15, केरल से 12, असम झारखंड छत्तीसगढ़ से 11-11-11, तेलंगाना से 9, दिल्ली से 5, उत्तराखंड से 3, जम्मू कश्मीर अरुणाचल प्रदेश से 2-2, गोवा, त्रिपुरा, अंडमान निकोबार, दमन एंड दीप 1-1-1 और प्रत्याशियों का ऐलान किया गया है। बीजेपी के उम्मीदवारों की पहली लिस्ट में इकलौते क्रिश्चियन प्रत्याशी अनिल के एंटनी हैं और बीजेपी ने अनिल एंटनी को केरल के पट्टम से टिकट दिया गया है। बता दें आपको कि चुनावी मैदान में इन्हें केरल से उतारा है। बीजेपी के प्रत्याशियों की लिस्ट में आमतौर पर मुस्लिम उम्मीदवार नदारद ही रहते हैं। हालांकि इस बार बीजेपी ने चौंकाते हुए केरल की मलपुरम लोकसभा सीट से अब्दुल सलाम को उम्मीदवार बनाया है। वो बीजेपी की पहली लिस्ट में इकलौते मुस्लिम उम्मीदवार हैं। इस लिस्ट में कुल 28 महिलाओं को प्रत्याशी बनाया गया है। 195 घोषित उम्मीदवारों का 14% महिला उम्मीदवारों की इस लिस्ट में कई बड़े और चर्चित चेहरे हैं। इसी के साथ कुछ नए चेहरों को भी इसमें शामिल किया गया है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को बीजेपी ने टिकट दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा से पूर्व सरपंच कमलेश जांगड़े को लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। इस लिस्ट में स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, सरोज पांडे, रूप कुमारी चौधरी, कमलजीत सहरावत और पूनम बेन माडम के नाम शामिल हैं। इस लिस्ट में शामिल कई महिलाओं को बीजेपी ने आरक्षित सीटों पर भी प्रत्याशी बनाया है। तो 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट भारतीय जनता पार्टी ने जारी कर दी है। इसका मतलब और ये कितनी मजबूत है ये समझने की हम कोशिश करेंगे। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ गौरव मिश्रा जी है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं। गौरव जी, बहुत स्वागत है आपका। शिशिर कौंडेली जी हमारे साथ है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, आपका बहुत स्वागत है। और अनिल गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, आपका बहुत स्वागत है। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत गौरव जी आपके साथ करते हैं। भारतीय जनता पार्टी की 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट कितनी मजबूत और क्या लगता है कि 400 पार जिसका जिक्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगातार किया जाता है, उसमें ये जो लिस्ट है वो कितना खरी उतरती है? देखिए, तकनीकी आधार पर अगर देखें तो सभी प्रकार के संतुलन को साधने का प्रयास इस लिस्ट में है। 195 की जो लिस्ट है, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, जो 4 जातियां हैं उनको भी समान रूप से इसमें अधिकार मिलता हुआ दिखाई देता है। वहीं विपक्ष का जो एक जातिगत जनगणना को लेकर के एक जो कवायद जो चल रही थी, उसमें कहीं वो बहुत पिछड़ चुके हैं। और हमारी ये जो लिस्ट है 195 लोगों की, उसमें चाहे महिला हो, ओबीसी हो, एससी, एसटी, युवा, सबका प्रतिनिधित्व तो बहुत समान रूप से संतुलित मात्रा में दिख रहा है, संख्या में दिख रहा है। और मुझे लगता है कि 195 में अधिकतर, अगर केरल को अगर छोड़ दें थोड़ा सा, तो मुझे लगता है कि सभी जगहों पर विजय सिंह प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं प्रत्याशी।
उत्तर प्रदेश में जिस तरह से कुछ सीटों को लेकर के चर्चा चल रही थी कि बदले जाएंगे, हटाए जाएंगे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से जमीनी स्तर पर सरकार की योजनाओं को उतारा है और विकास की जिस प्रकार गंगा बही है और समाज के सबसे अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचा है और देश तेज गति से आर्थिक महाशक्ति बनता हुआ चला जा रहा है, तो इस बात का पूर्ण भरोसा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी की गारंटी परिलक्षित हो रही है, इस सूची में भी परिलक्षित हो रही है और हमारे ये सारे प्रत्याशी बहुत सब्सटेंशियल, बहुत अच्छी मात्रा में प्रचंड बहुमत के साथ पुनः ये संसद में जाएंगे। ठीक है, शिशिर जी, क्या लगता है कि जिस संतुलन का जिक्र अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गौरव जी की तरफ से किया जा रहा था, वो संतुलन देखने के लिए मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी की इस लिस्ट में? देखिए नेहा जी, बेसिकली टिकट किसको देना और न देना इनकी पार्टी का विशेषाधिकार है। हाँ। और उस विशेषाधिकार के तहत इन्होंने टिकट दिया है, तो उस पर तो हम लोग कोई सवाल खड़ा करने की स्थिति में है नहीं। लेकिन दूसरी बात मैं आपको कहना चाहता हूं, जो सबसे मूल विषय पे बात है वो ये है कि ये देश अब मोदी नहीं, यानी ये देश मोदी की बात नहीं कर रहा, ये देश मुद्दों की बात कर रहा है। और मुद्दों में इनके पास जो स्थिति है कि इनके 10 वर्षों की सरकार में जो बेरोजगारी का आलम रहा उस पर इन्होंने कोई काम नहीं किया, जो महंगाई का आलम है उस पर इन्होंने कोई काम नहीं किया, जो कुल मिलाकर के जिस प्रकार से देश में किसान और मजदूर परेशान हैं, बेरोजगार परेशान हैं और अपने हक की आवाज वो तमाम मुद्दे हैं, वो मुद्दे हैं, उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जिसका जिक्र आप लोग लगातार करते हैं, देखिए कि महिलाओं की अनदेखी की जाती है। एक सेकंड, महिलाओं की अनदेखी की जाती है, कह रहे देखिए हमने तो महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व किया है, और ऐसे में एक आप कहते हैं कि देखिए ये अल्पसंख्यकों की अनदेखी करते हैं, कह रहे मुस्लिम कैंडिडेट को हमने दिया है, पहली बार ऐसा हुआ है। और अगर क्रिश्चियन कैंडिडेट बना दे तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये मतलब नहीं लगता कि सभी वर्गों को साधने की कोशिश यहाँ पे की है, सभी का ध्यान रखने की। नेहा जी, मैं आपको बताऊं कि आपने क्रिश्चियन कैंडिडेट की बात की, तो पता है अनिल एंटोनी कौन है? अनिल एंटोनी AK एंटोनी के पुत्र हैं, ठीक है ना? तो वो जो है उनको कांग्रेस पार्टी से तोड़ करके और बीजेपी में ज्वाइन करवाया गया, और फिर एक सिंबॉलिक तौर पे, क्योंकि वो एक उनका सौदा था, वो एक अल्पसंख्यक को मोहम्मद सलीम को उन्होंने टिकट दिया है, वो भी केरला से। तो इनका जो अल्पसंख्यक विरोधी जो चाल चेहरा और चरित्र है वो सबके सामने है, पूरा देश इस बात को देखता है। और मैं आपको बताऊं, महिलाओं की बात आप कर रहे हैं, क्या 35% रिजर्वेशन की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी क्या महिलाओं को उस प्रकार प्रतिनिधित्व दे पाई है? हम तो सवाल पूछना चाहेंगे इस विषय पे। लेकिन मेरा ये है कि भाई जिस किसी को भी आपने टिकट दिया तो ये आपका विशेषाधिकार है, और इसमें हम कोई दखलंदाजी की बात क्यों करेंगे? आखिर हम क्यों करेंगे दखलंदाजी? लेकिन कुल मिलाकर के जो देश में इश्यूज है उस पर तो बात होगी नेहा जी, और उस पर बार बार हम सवाल करेंगे। नहीं, अगर इन्होंने मुस्लिम कैंडिडेट को दिया या क्रिश्चियन कैंडिडेट को दिया, चाहे कहीं से आए हो, लेकिन दिया ना, उस वर्ग को दिया ना टिकट। सुन लीजिए नेहा जी, मात्र एक मोहम्मद सलीम को छोड़ करके क्या अल्पसंख्यकों की जो आबादी है इस देश में, उसके मुताबिक जस्टिफाइड तरीके से क्या एक हिस्सेदारी बनती है? कांग्रेस पार्टी करेगी क्या जस्टिफाई? कांग्रेस पार्टी करेगी, बिल्कुल करती रही है और करेगी, और आगे भी करेगी। क्योंकि कांग्रेस पार्टी क्या है ना कि सबको, इस देश के जो भी नागरिक हैं, देखिए कांग्रेस पार्टी का अपना एक कह लीजिए कि अपनी एक वैचारिक स्थिति है। कांग्रेस पार्टी इस देश के हर एक व्यक्ति को अपना समझती है और इस देश को अपना समझती है। ठीक है गौरव जी, देखिए आप तो सीधे आरोप लग रहा है, दोहत कर रहे हैं आप लोग, तो आप कहाँ जस्टिफाई कर रहे हैं कि एक कैंडिडेट सिर्फ मुस्लिम, एक कैंडिडेट क्रिश्चियन, इतनी बड़ी आबादी में एक कैंडिडेट? देखिए नेहा जी, जिस पार्टी ने पूरे देश को खंड खंड में बांट करके रखा, जाति, भाषा, क्षेत्र, आज भी बंटवारे के ही सिद्धांत पर कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। आज जब देश में चुनाव आसन है तो इनके नेता कैम्ब्रिज में जाकर भाड़े का हॉल लेकर के
वहां पे बंटवारे का एक प्रकार से भाषण देने का काम कर रहे हैं और पूरा चाल चरित्र कांग्रेस का इसी तरह से परिलक्षित होता है। मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने जितना न्याय संगत तरीके से देश को उठाया और देश के जनमानस में एक विश्वास पैदा किया है। सबसे बड़ी बात महिलाओं के अंदर आज जो महिला वंदन जो शक्ति बिल पास हुआ है, 33% का जो आरक्षण मिलने जा रहा है, युवाओं की जो भागीदारी है, आज देखिए 47 ऐसे हमारे कैंडिडेट हैं जो युवा है, 50 वर्ष से कम उम्र के हैं, 28 महिलाओं की भागीदारी, इसमें सिर्फ 195 सीटों के अंदर में 28 महिलाएं हैं। ओबीसी की 57 लोगों को, ओबीसी को उसमें स्थान दिया गया है, एसटी को दिया गया है 18 ऐसे लोगों को। तो मुझे लगता है कि कोई क्षेत्र, कोई वर्ग ऐसा समाज का नहीं है जो पीछे रह गया हो। वहीं कांग्रेस पार्टी में क्या होता है, आप बताइए, 17 सीट पर उत्तर प्रदेश में सिर्फ कांग्रेस पार्टी लड़ रही है। 17 में किसके किसके साथ क्या या न्याय करेंगे, जो बता दें अपनी सीटों में, इसको कितना भागीदारी देंगे। अब भारतीय जनता पार्टी से तुलना करने के लिए इनको रचनात्मक राजनीति की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जिसका आदत कांग्रेस पार्टी में है ही नहीं, जिसका संस्कार कांग्रेस पार्टी में है ही नहीं। और भारतीय जनता पार्टी देश के निर्माण में लगी है और देश के निर्माण में विकसित भारत के संकल्प को लेकर के चल रही है, जिसमें प्रत्येक नागरिक का, प्रत्येक समाज, प्रत्येक जाति का, प्रत्येक क्षेत्र का भागीदारी सुनिश्चित हो, उसके प्रयास में लगी हुई है और हमारा संगठन भी ऐसे ही काम करता है। ठीक है, शिशिर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। शिशिर जी मैं आती हूँ। ठीक है गौरव जी, बेसिकली कितनी हास्यास्पद बात है नेहा जी, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी के मित्र बता रहे हैं। और बताइए कि ताल ठोक करके कह रहे हैं कि 195 सीटों की घोषणा हमने की, जिसमें 28 महिलाओं को टिकट दिया है। अब जरा परसेंटेज निकाल लीजिए कि 195 सीट्स के रेशियो में 28 महिला का क्या है रेशियो, क्या 35% की भागीदारी वो सुनिश्चित कर रहे हैं। 14% हुआ 14% हुआ और ये 32.5 से 35% की बात वो करते हैं। तो इनका जो दोहरा चरित्र है। दूसरी बात ये, चलिए ये तो नहीं कर रहे महिलाओं के साथ इंसाफ, आप करेंगे। दूसरी बात, अच्छा मैं और दूसरी बात कर रहा हूं, मैं और नेहा जी दूसरी बात कर रहा हूं कि यहाँ पे 195 सीट्स की घोषणा इन्होंने की सीटों की, और उसमें कितने अल्पसंख्यकों को टिकट दिया इन्होंने, एक। और कह लीजिए कुल मिलाकर के महिलाओं के साथ इंसाफ करेंगे कांग्रेस पार्टी या नहीं, महिला, यहाँ सुन लीजिए, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ना इन्होंने महिलाओं के साथ इंसाफ किया, ना इन्होंने अल्पसंख्यकों के साथ इंसाफ किया, और न ही इन्होंने देश के साथ इंसाफ किया। ठीक है, ये हमेशा ही नाइंसाफी करते रहे हैं, देश को तोड़ने का। कांग्रेस पार्टी करेगी या नहीं करेगी बताइए ना, महिलाओं के साथ इंसाफ करेगी या नहीं, कितने फीसदी महिलाओं को टिकट देने जा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी इस देश के प्रति डेडिकेटेड है नेहा जी। कांग्रेस देश को अपना समझती है, और देश में रहने वाले चाहे किसी भी जाति, बिरादरी और वर्ग के लोग हैं, वो सबको कांग्रेस पार्टी अपना समझती है। महिलाओं को कितनी कांग्रेस टिकट पार्टी देगी? कभी भी भेदभाव का काम नहीं करती महिलाओं को कांग्रेस पार्टी ने कहा है, कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि जो नेचुरल हिस्सेदारी महिलाओं की होती है, वो हिस्सेदारी कांग्रेस पार्टी देती है और देगी। 34% मिलेगी, 32 से ऊपर मिलेगी, 32% मिलेगी। ठीक है, 32 से ऊपर मिलेगी, 32 से ऊपर मिलेगी। ठीक है अनिल जी, भारतीय जनता पार्टी के 195 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट, क्या इसे संतुलित लिस्ट कहेंगे आप? देखिए, मैं जहां तक समझता हूँ, कोई भी पार्टी, जिसमें भारतीय जनता पार्टी भी शामिल है, जब किसी को अपना उम्मीदवार बनाते हैं, सबसे पहले चीज देखते हैं विनिंग कैपेबिलिटी, यानी जीतने की क्षमता, जीतने की ताकत, जीतने की क्या स्थिति बनेगी उस उम्मीदवार की। सबसे पहला काम ये है। फिर जब देखते हैं कि एक से ज्यादा उम्मीदवार भी जीत सकते हैं, फिर आता है संतुलन की बात, जिसमें आप सोशल इंजीनियरिंग की बात करती है, क्षेत्रीय संतुलन की बात करती है, ये सारी चीजें होंगी। लेकिन जीतने की क्षमता सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। अभी मैं देख रहा था, आपने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के दोनों से सवाल किया महिलाओं को लेके। 195 में से सिर्फ 28 महिलाएं, मतलब 14% है। लेकिन आप देखिए, बातें 33% की हो रही थी, और अगर आबादी की बात माने तो देश की आधी आबादी महिला है, उसके हिसाब से तो 50% होनी चाहिए। अब कौन सी पार्टी 50% देने जा रही है? मैं दावे से कह सकता हूँ
अगर विनिंग कैपेबिलिटी वाला फैक्टर लगाएंगे तो 33% की कोई पार्टी देने वाली नहीं है, ना भाजपा ना कांग्रेस। हाँ, जिस दिन ये बिल लागू हो जाएगा, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, जिस दिन ये कानून काम करना शुरू कर देगा, उसके बाद उनकी मजबूरी होगी। जैसे मान लो SC सीटें हैं, SC सीटें हैं, SC ST में आप मुझे बताइए, जितनी रिजर्व सीटें उसको छोड़ करके अलग से कितने लोगों को मिलता है प्रतिनिधित्व? ना के मिलता है, सिर्फ कंपल्शन है, जो रिजर्वेशन है उसी को मिलता है। ऐसे ही नारियों को, जब महिलाओं को 33% तभी मिलेगा जब ये कानून अपने शकल अख्तियार ले लेगा, एक्टिव हो जाएगा, अपने रूप में आ जाएगा। उससे पहले बहुत मुश्किल है। जहाँ तक संतुलन का सवाल है, आप दिल्ली को ही देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी ने 5 चेहरे उतारे हैं। जब विनिंग कैपेबिलिटी के साथ उनका सेकंड नंबर आया तो उन्होंने क्षेत्रीय संतुलन, जातिगत संतुलन बनाया है। उन्होंने पूर्वांचल कोटे से मनोज जी को उतारा है, उन्होंने जाट कोटे से कमलजीत सहरावत को उतारा है, ब्राह्मण कोटे से बंसी स्वराज को उतारा है, ऐसे ही गुजर कोटे से उन्होंने रामवीर जोड़ी को उतारा है। बाकी 2 सीटों से मैं कंफर्म कह सकता हूँ, SC सीट से तो SC को मिलेगा नहीं। पूर्वी दिल्ली से किसी पंजाबी को जरूर उतारेंगे, क्योंकि वैसे तो बंसी स्वराज पंजाबी भी है, ब्राह्मण भी है, तो भी पूर्वी दिल्ली से, जहां तक मेरा ख्याल है, वो किसी पंजाबी को उतारेंगे। कई नए चेहरों को मौका मिला है, कईयों के टिकट काट दिए गए। दिल्ली से ही मीनाक्षी लेखी का टिकट काट दिया गया है, और गुजरात में भी कैंची आप लोगों ने चलाई है, मध्य प्रदेश में भी ऐसी ही स्थिति देखने के लिए मिली है। इसके पीछे की वजह? नेहा जी देखिए, जो टिकट कटे हैं उसके पीछे भी एक सामरिक कारण होगा, इसीलिए उनकी टिकट काटे गए हैं। और निश्चित रूप से जिनके काटे गए हैं, ऐसा नहीं है कि उनकी पाली खत्म हो गई या उनका रोल खत्म हो गया। किसी नए रोल में वो स्वाभाविक है कि सामने आएंगे फिर भारत की राजनीति में। जैसे शिवराज जी एक बार 18 वर्ष के बाद उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया, तो अब उनकी एक नई पाली फिर शुरू हो रही है। ऐसे ही चाहे मीनाक्षी लेखी हो या फिर जो भी हमारे कैंडिडेट जिनको टिकट नहीं मिल पाया है, रिपीट नहीं हो पाए हैं, उनकी उपयोगिता पार्टी में दूसरे रूप में होगी। लेकिन जो नए कैंडिडेट आए हैं, नए ऊर्जा के साथ, नए समीकरण के साथ, और ये हमारे यहाँ मल्टी लेवल कई स्तर पर इसकी स्क्रीनिंग होती है। और पिछले लंबे समय से, चाहे वो बूथ स्तर के हमारे कार्यकर्ता फीडबैक देते हो, नमो ऐप के माध्यम परफॉर्मेंस कैसी रही? हाँ बिल्कुल, मैं तो बता रहा हूँ, नमो ऐप के माध्यम से इनके फीडबैक लिए गए, आम जनता से फीडबैक लिए गए, और एजेंसी मतलब राजस्थान में 5 मौजूदा सांसदों के टिकट काट दिए गए, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, माने। मध्य प्रदेश में जो टिकट काट दिए गए उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने अच्छा काम नहीं किया, माने। मध्य प्रदेश में भी यही हालात रहे, दिल्ली में भी यही हालात रहे। किसी के देखने का नजरिया हो सकता है, लेकिन मेरा तो बहुत साफ स्पष्ट मत है अपनी पार्टी की तरफ से कि जिनके टिकट नहीं मिले हैं उनका पार्टी में, संगठन में निश्चित रूप से किसी न किसी दूसरे रूप में उपयोग पार्टी करेगी। ऐसा हमारी पार्टी मानती है अपने कार्यकर्ताओं के साथ, और सभी कार्यकर्ता होते हैं हमारे पार्टी में, ना कोई सांसद होता है ना मंत्री होता है, वो एक कार्यकर्ता होता है, कार्यकर्ता भाव से ही काम करता है। इसलिए राजस्थान में अगर टिकट काटे गए तो उसको इस नजरिए से देखना उचित नहीं होगा। हमारा विनिंग सिचुएशन, हमारा विनिंग कॉम्बिनेशन कौन सा बेस्ट पॉसिबल कैंडिडेट के साथ बन सकता है, उसके आधार पर हमारी पार्टी निर्णय लेती है, और वही निर्णय सामने आया है। और इस प्रकार से इंटरप्रेशन करके, विश्लेषण करके एक लाइन खड़ी की जाए विभाजन की, तो वो संभव नहीं है, वो ठीक नहीं है, वो उचित नहीं लगता मेरा जी। नहीं, कांग्रेस में कहना है कि देखिए, अगर हमारे कांग्रेस पार्टी में कोई दिक्कत होती है तो इंसान खुल के बोल देता है, नेता खुल के बोल देते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में तो घुट घुट के बेचारे अंदर ही रह जाते हैं, बोल ही नहीं पाते। नेहा जी, कांग्रेस पार्टी एक राजतंत्र वाली पार्टी है, एक परिवारवादी पार्टी है। वहां पर तो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कुछ नहीं बोल सकता, राष्ट्रीय अध्यक्ष भी अगर है तो उसको भी अपमानित किया जाता है, जो प्रधानमंत्री पूर्व रहा है उसको भी अपमानित किया जाता है एक परिवार के आगे। तो कांग्रेस पार्टी का क्या लेना देना है? हमारे यहाँ तो प्रत्येक कार्यकर्ता को स्वतंत्र छूट है, और हमारे सभी कार्यशालाओं में या कार्य समितियों में हर कार्यकर्ता बोलता है, अपने विषय को रखता है और लिखकर देता भी है। तो एक वास्तविक स्वस्थ लोकतंत्र अगर कहीं है तो वो भारतीय जनता पार्टी के अंदर है। शिशिर जी देखिए, ये तो कह रहे लोकतंत्र है और रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से टिकट दिया जाता है, परफॉर्मेंस अच्छी, काम करेंगे, जनता में अच्छा संदेश जाएगा तो अगली बार टिकट मिलेगी, नहीं तो काट दिया जाएगा, चाबुक चल जाएगा। ये नए जमींदार हुए हैं नेहा जी। बेसिकली जब 1952 के बाद के जमींदारों के हालात शायद गांवों में आपने देखा होगा, तो 1952 के बाद कुछ नए जमींदार जो है वो गांवों में हो गए छोटे मोटे,
तो उनका जो ठसक और उनका जो अंदाज है वही अंदाज भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान परिप्रेक्ष्य के नेतृत्व का है। तो मैं आपको दूसरी बात जो बताऊं वो ये, कभी दिल्ली की चर्चा हो रही थी तो दिल्ली में केवल मीनाक्षी लेखी ही नहीं है, मीनाक्षी लेखी से बड़े लीडर दिल्ली में है डॉक्टर हर्षवर्धन, उनके मुख्यमंत्री के कैंडिडेट भी वो रह चुके हैं डॉक्टर हर्षवर्धन, नेता प्रतिपक्ष भी रहे हैं और वहां के केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं। हाँ, स्वास्थ्य मंत्री भी थे, लेकिन और केंद्रीय मंत्री भी रहे। तो वो जो है उनका टिकट कटा, मीनाक्षी लेखी का टिकट कटा, रमेश बिदूड़ी का टिकट कटा। मजे की बात ये है, दक्षिण दिल्ली से वो सांसद थे। तो नहीं कटना चाहिए था क्या रमेश बिदूड़ी का टिकट? बताइए ना। नहीं, दे देते तो आप ही लोग हल्ला करते। नहीं, सुन लीजिए, प्रभारी बनाया था ना, तब आप ही लोग कह रहे थे कि देखिए उनका तो प्रमोशन कर दिया ऐसे बयान देने के बाद। मैं कंप्लीट कर लूं। भारतीय जनता पार्टी को डर है वहां के पूर्वांचलियों से, और वो मानसिकता वाइज पूर्वांचली विरोधी बताए जाते हैं रमेश बिदूड़ी, तो उनका तो एक अलग हिसाब किताब है। अब बाकी का टिकट जो है वो क्यों कटा, आप देखिए ना कि दिल्ली में 4 टिकट कटे, मध्य प्रदेश में 11 टिकट कटे, राजस्थान में 5 टिकट कटे, तो इनके और भी जगहों पे छत्तीसगढ़ में टिकट कटे। तो टिकट कटने का जो ये है बेसिकली, अब टिकट कटने के इस सिलसिले में नितिन गडकरी और राजनाथ सिंह जी भी शामिल है इनके यहाँ। जो नए जमींदार जो हैं वो इनके भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व के वर्तमान के नए जमींदार, उनके द्वारा पहले तो उन्हें जो टॉप कमेटी है वहां से उनको बाहर किया गया, बाहर का रास्ता नितिन गडकरी जी को दिखाया गया था, और अब जो है उनको टिकट के भी लाले हैं, ये भी सुनने को मिल रहा है हाल फिलहाल में। तो देखिए इनके यहाँ तो एक खास जमींदार की चलती है और उनके सबऑर्डिनेट एक दूसरे जमींदार हैं। तो दोनों जमींदारों को मिलकर के जमींदार स्क्वायर हो गए जो गुजरात लॉबी के हैं, और गुजरात लॉबी के इन जमींदारों ने पूरे देश के जो छोटे बड़े नेता भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको इस प्रकार से रखा है कि बैठ जाओ तो बैठ गए, खड़े हो जाओ तो खड़े हो गए, यानी आज्ञाकारी बालक की भांति इन लोगों को बिहेव करना है। मतलब पार्टी में तानाशाही चल रही है, आप ये कह रहे हैं? जबकि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है नेहा जी, और वहाँ इस प्रकार का नहीं है। वहाँ कोई भी हो, मंत्री हो, संतरी हो, कार्यकर्ता हो, कोई भी हो, सबकी बराबर की भागीदारी और बराबर का। ठीक है अनिल जी, ठीक है सर, ठीक है अनिल जी, क्या भारतीय जनता पार्टी की ये टिकट बताती है कि अगर काम नहीं किया, ये जनता में अच्छा संदेश नहीं दिया तो अगली बार टिकट कट जाएगी? ये टिकट परमानेंट नहीं है, और ये मत सोच के बैठिए कि ये टिकट आपकी परमानेंट है कि अगर काम नहीं भी किया तो ये टिकट आपको मिलेगी अगली बार। तो काम तो जितना मैंने भारतीय जनता पार्टी का समझा है, क्या नरेंद्र मोदी उनके यहाँ कुछ भी परमानेंट नहीं है। मैं आपको कुछ नाम और गिनाता हूँ, रविशंकर प्रसाद, प्रकाश जावड़ेकर, ये वो बड़े नाम होते थे जो लगता है कि सरकार होंगे तो सरकार का हिस्सा होंगे ही, लेकिन क्या वो सरकार का हिस्सा बन पाए? अभी नहीं। मेरा क्या कहना है, रमेश पोखरियाल अभी तक उनका टिकट फाइनल नहीं किया, तो मेरा क्या कहना है, यहाँ पे जो मैं भारतीय जनता पार्टी कार्यसमिति समझी है, यहाँ पे पहली शर्त ये है कि परफॉर्मेंस के साथ साथ जनता में आपका ये परसेप्शन सेट होना चाहिए कि आप जीतने के लिए सबसे ज्यादा योग्य उम्मीदवार हैं। अगर आपके पैनल में कोई और योग्य उम्मीदवार आता तो फिर आपके और उनके नाम पे दोनों पे कृषि मंत्रणा होगी, और उसमें फिर जिसको ज्यादा योग्य समझा जाएगा। पार्टी में तानाशाही है, 2 गुजराती पूरे देश को चला रहे हैं, 2 गुजराती पूरी पार्टी को चला रहे हैं। वो कहते हैं उठ जाओ तो बाकी कार्यकर्ता उठ जाते हैं, वो कहते हैं बैठ जाओ तो बाकी कार्यकर्ता बैठ जाते हैं। नेताओं की कोई हैसियत नहीं पार्टी में। मैं भी गौरव जी को सुन रहा था, गौरव जी की बात में आंशिक सच्चाई है। आंशिक सच्चाई क्यों कह रहा हूँ कि कांग्रेस और बीजेपी में एक बेसिक फर्क है। कांग्रेस में जो तानाशाही है वो एक ही परिवार की रहती है, वहाँ पर दूसरा परिवार तानाशाही करने आ ही नहीं सकता। यानी तानाशाही चाहे अध्यक्ष कोई हो या ना हो, लेकिन तानाशाही एक ही परिवार की रहेगी, वो बदलेगी नहीं। और जो इन्होंने गौरव जी ने बोला कि भाजपा में नए नए जमींदार हैं, ये बात सच है। यहाँ पे तानाशाही होती है लेकिन हर बार व्यक्ति बदलते हैं। कभी बलराज मधोक का जमाना होता है जनसंघ में, फिर अटल आडवाणी का दौर आया, आज अमित शाह और नरेंद्र मोदी जी का जोर है, आने वाले 10 साल के बाद किसी और नए लोगों का जोर होगा। तो आधिकारिक रूप से तो जोर बदलेगा, लेकिन वो व्यक्ति कौन होगा कोई दावे से नहीं कह सकता। लेकिन कांग्रेस में दावे से कहा जा सकता है कि इस परिवार के अलावा और किसी की तानाशाही नहीं चलेगी। ये बेसिक डिफरेंस है। तानाशाही तो आंशिक रूप से बात ठीक कह रही है। इस समय जो अमित शाह के बीच जनता जनार्दन अपना फैसला सुनाएगी और वाकई वही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा, वही सबसे ज्यादा अहमियत रखेगा। बहरहाल बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। खास पेशकश में इतना ही, नमस्कार।